इस वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर है क्लास 11th का, उसको डिस्कस किया है। और इस वीडियो में बेसिकली मैंने बात करी है भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्जियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। 3 अप्रोचेज होती है ना, तो एक्जियोमेटिक के बारे में बात करी है। फिर मैंने बात करी है भी ए और बी आ जाए प्रोबेबिलिटी में तो क्या करना है, एंड आ जाए तो क्या आ जाए। जैसे मैं अक्सर बताता हूं कि भाई और आ जाता है तो प्लस करते हैं और एंड आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बारे में बात करी है। फिर नोट ए नोट मीनिंग का, नोट बी का क्या मीनिंग है, ये थ्योरम डिस्कस करी है प्रोबेबिलिटी की, एडिशन थ्योरम जो होती है। और एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करा है, कौन सी, जो प्रोबेबिलिटी की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भी जो थ्योरीज होती हैं कितने तरह की होती हैं। देखिए हमारे प्रोबेबिलिटी में बेसिकली 3 थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने ये जो फार्मूला पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये फार्मूला था ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये क्लासिकल थ्योरिकल था। और क्लास 7 ऑनवर्ड्स इसी को पढ़ते आ रहे हैं। स्टेटिस्टिकल अप्रोच है ना, ये क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी, आपने ध्यान होगा, और ये कहीं नहीं आती, इसके बारे में लिस्ट पढ़ाया जाता है। 11th क्लास में ओबियसली यहाँ पे एक्जियोमेटिक अप्रोच के बारे में बात होती है। फिर आप बोलो सर इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए इन दोनों की अप्रोचेज में ना एक चीज मान के चलते थे, हम मानते थे कि हर एक आउटकम का इक्वली यानी कि होने के चांसेस इक्वल हैं, जबकि जनरली तो होते नहीं इक्वल। दूसरा ये दोनों के दोनों ना, इनमें कुछ डीमेरिट्स थी। एक डीमेरिट थी कि ये तभी काम करते थे जब फाइनाइट आउटकम हो, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम हमें पूरे पते हो, फाइनाइट आउटकम हो, तो ये दोनों थ्योरी काम करती है। इन दोनों थ्योरी के जो डीमेरिट्स थे ना, उनको एक्जियोमेटिक अप्रोच से हेल्प से उनको रिमूव करा गया है। बात समझाऊं मैं, ये फाइनाइट पे ही काम करती है। एक्जियोमेटिक अप्रोच जो है ना वो इनफाइनाइट आउटकम होती है तो भी काम करती है। मैं पहले बात करता हूं इसका मीनिंग क्या है एक्जियोमेटिक अप्रोच का। चलिए मीनिंग बताता हूं। देखिए एक्जियोमेटिक अप्रोच है ना, वो एक्चुअल में कुछ नई न्यूज में क्या था, कुछ एक्सियोम्स है ना, कुछ रूल है ना, वो हमें मानने होते हैं। वापस रिपीट करूं मैं क्या कह रहा हूं, कहते हैं इन दिस अप्रोच सम एक्सियोम, एक्सियोम होते हैं जो प्रूवन स्टेटमेंट होती हैं, और कुछ रूल्स हैं उनको हमें मानना पड़ता है प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले। सेट रूल है। सर कौन से रूल हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको कौन से रूल हैं। देखिए सबसे पहले मान लेता हूं कि भाई एक एस है ना, एक सैंपल स्पेस है, और ये एस सैंपल स्पेस में ये सैंपल पॉइंट है, राइट। तो सैंपल पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और अगर ये सैंपल पॉइंट है तो 3 रूल जो है ना वो आपको मानने होते हैं। कौन से 3 रूल समझाता हूं भाई। ये तो सैंपल पॉइंट आपने लिख लिया। पहला रूल कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी जब भी निकालोगे ना वो 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 से बड़ी इक्वल टू भी हो सकती है और 1 से छोटी और इक्वल टू भी हो सकती है। ये तो हमें पहले भी पता था, आपको ध्यान होगा कि हमेशा प्रोबेबिलिटी है ना किसी की, वो लेस देन 0 मतलब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 1 हो सकती है। क्लियर, ये चीज, ये पहली चीज क्या कहती है, लेस देन 1 होनी चाहिए। दूसरी क्या, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई, अगर कोई आपसे कहे कि भाई व्हाट इज ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है -1.5, तो बिल्कुल आप रोंग कह दोगे, हो ही नहीं सकता, 1 से भी ज्यादा है और नेगेटिव भी है। दूसरी का क्या मीनिंग है ये देता, तो दूसरा रूल क्या कह रहा है, कहता है भी जितने भी सैंपल पॉइंट है उतने सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, हर एक की अलग अलग, उनका सम करने पर 1 आएगा। आप बोलो सर कैसे, एग्जाम्पल से समझाओ। बिल्कुल समझाता हूं। चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने 3 कॉइन्स को टॉस करा। 3 कॉइन्स है तो तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड, 1 पे टेल, फिर पहले वाले पे हेड फिर टेल, तो टोटल यहां पे 8 बन रहे हैं। अब ये मैं आपसे कहूं कि भैया चलो ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपल एच। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 है। अभी हम पुराने उसमें क्या करते थे, वो क्या करते थे भाई, ट्रिपल एच 1 है, टोटल 1 है, 1/8 निकालते थे। यहां पे क्या करेंगे, देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। एक जो टेल है ना, हेड या टेल, 2 ही तो आउटकम है, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/h है, सेकेंड आने की प्रोबेबिलिटी 1/h है, थर्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1/h है, तो आंसर कितना आ गया, 1/8 आ गया। क्लियर हुई बात। अब आपको याद दिलाता हूं, दूसरी अप्रोच में हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि भाई ट्रिपल एच के कितने आउटकम है, 1 है, और 1 आउटकम है तो प्रोबेबिलिटी वैसे भी 1/8 निकालते थे। दोनों से आंसर तो सेम आया।
फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इस केस में 1/8 आ रही है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8 आ रही है। अब ये इनका सम करेंगे तो देखिए 1/8 प्लस में 1/8 हर एक का अगर सम करता हूं तो इस तरह से आप नोट करना, ये 8 टाइम आया है ना, तो 8 इंटू 1/8 करोगे तो सम 1 आ गया। रिपीट करूं मैंने क्या कहा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपल एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ HHOT, प्रोबेबिलिटी ऑफ STH, इन सब की अगर आप नोट करो तो 1/8 है। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 8 टाइम है। ये तो इस केस में कर सकते हैं। तो ये वाला रूल समझ में आया, सबका 1 होता है। थर्ड और कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्या कहते हैं, कहते हैं भाई कोई भी इवेंट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसमें 3 आउटकम है, कहता है कि ये जो इवेंट है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी तीनों आउटकम की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगा। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूं आपको, और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक जो है ना वो क्वाइन फेंका था। सैंपल स्पेस कितने थे इसमें, देखिए ये सैंपल स्पेस आपको नोट करा होगा, सैंपल स्पेस यहां पे थे। लेकिन एक ए जो है ना वो इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड है, एटलीस्ट 2 हेड है। देखिए एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम 2 है तो भी और 3 है तो भी चलेगा। तो मैंने 3 हेड भी ले लिया, 2 हेड भी ले लिया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/8 आएगी, अभी निकाली थी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/8 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/8 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1। अब बोलो सर 1/8 कैसे आई है, देखिए टेल आने की 1/2 होती है, हेड आने की 1/2 है, तो इस तरह से मैं 1/8 लिख रहा हूं। अब इन सब का सम निकालते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए का मतलब पूरे इवेंट की, 1 2 3 4, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, आप नोट करना, 4 आउटकम है ना, 1/2 हो गया। सर कैसे आया 1/2, भैया 4/8 करा। इसकी प्रोबेबिलिटी करी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी करी 1/8। इनको जब मैंने ऐड करा तो ये देखिए इनका भी तो सम 4/8 करके 1/2 आ रहा है। ये वाला रूल क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है भी अगर किसी इवेंट में जितने आउटकम है ना, उनकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी। अगर ये तीनों आपको समझ में आ गए हैं, और कोशिश करते देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। अक्सर बच्चे पूछते सर क्वेश्चन करके दिखाओ, लीजिए भैया इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। एक सैंपल स्पेस दे रखा है 7 है। पहले वाले में देखते हैं फर्स्ट वाला है कि नहीं। देखिए अगर आपको ये फर्स्ट वाला पता करना है तो सबसे पहले देखिए 1 से छोटे हैं, ये सारे के सारे 1 से छोटे हैं। दूसरे वाला ऐड करके देख लिया, ऐड करा मैंने 0.1 0.01 0.05 0.03, इनको मैंने ऐड करा। देखिए इनकी प्रोबेबिलिटी का सम है ना वो 1 आया। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है तो बिल्कुल इस केस में आंसर यस होगा कि भाई वैलिड है, राइट। यहां आ जाते हैं, इनको पहले बात ये चेक करिए क्या ये सारी 1 से स्मॉलर है, बिल्कुल सारी 1 से स्मॉलर है। फिर इनको ऐड करके देख लीजिए, सेकंड वाला जब मैंने ऐड करके देखा तो ये 7 टाइम है, 7 इंटू 1/7 करा, ये भी आंसर 1 आ रहा है। अगर 1 आता है तो सेकंड वाले केस में भी आंसर यस होगा, वैलिड प्रोबेबिलिटी है। थर्ड वाले केस में देखते हैं, सी वाले में अगर आप नोट करो कि मैंने इनको जब एडिशन करा ना तो ये 1 से ज्यादा आ रहा है। सर कैसे, आप चेक कर लीजिए, इन दोनों को ही ऐड कर लो, बाकियों को तो छोड़ दो। 0.6 और 0.7, ये 1.3 आ रहा है, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी नो हो जाएगी। आप क्या कहोगे, क्यों नो है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी विल नेवर बी मोर देन 1, और वो हमेशा 1 होगी इन एनी सैंपल स्पेस। ये वाला देखते हैं, देखिए इस केस में प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो यहां पे भी आंसर नो हो जाएगा, करेक्ट। यहां पे देखते हैं, इस केस में देखिए प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है ना, मोर देन 1 है। अगर मोर देन 1 है तो ये वाला जो हमसे पूछा ना वैलिड असाइनमेंट है, तो आप लिख दोगे नोट वैलिड असाइनमेंट। तो इस केस में इन तीनों का नो आया है और इन दोनों का यस आया। बात समझ में आई। आपको 3 पैरामीटर पे ना बात करनी है कि कौन सी वैलिड है कौन सी वैलिड नहीं है। एक तो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना सबका वो 1 आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके ना, अब मैं आपको मीनिंग बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट।
जैसे मीनिंग ही खुद ही का, ये जो वर्ड है ना इसका मीनिंग खुद कर रहा है कि भाई इक्वली लाइकली का मतलब बराबर बराबर चांस होने चाहिए। सर कहना क्या चाहते हैं वो बताओ। देखिए उन इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। कैसे? देखिए इसने मैंने लिखा है इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज इक्वल। एग्जाम्पल के से समझाता हूं जहां तक आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि भैया आपने एक डाइस को रोल किया, राइट, और डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस जो बनते हैं ना वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। ये 6 सैंपल पॉइंट बन रहे हैं। तो एक ए जो है ना इवेंट वो है कि भाई व्हाट इज अकरेंस ऑफ इवन नंबर है ना, तो इसमें इवन नंबर का ए निकालोगे तो देखो ए कितना आ जाएगा 2 4 6, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बी कह रहा है अकरेंस ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर का अगर निकालोगे तो 1 3 5, इसमें भी 3 एलिमेंट है। फिर प्राइम नंबर की बात करेंगे तो आई होप प्राइम नंबर में आप एग्री करोगे कि भाई 2 भी होता है प्राइम नंबर, 3 भी होता है, 5 भी। ये सी वाला सेट हो गया। डी अगर मैं बात करूं कहते इवन और प्राइम, तो इवन और प्राइम तो एक ही है भैया, यानी कि 2 अकेला ऐसा नंबर है मैथ्स में जो इवन और प्राइम है। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो यहां पे है 3 सैंपल पॉइंट और यहां पे जो टोटल है ना वो है 6, तो इस केस में हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 आ गया। डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर क्या हो जाएगा, इस केस में भी देखिए 3 है तो इसमें बी जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगेन 3/6, तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। यहां देखिए प्राइम नंबर भी 3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो भी हो जाएगी 3/6 और ये भी आंसर कितना आ गया 1/2। अब यहां पे अकेला एक ही पॉइंट है ना सैंपल पॉइंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी जो है ना वो 1/6 है। अब हमसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि बताइए इन आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वली लाइकली इवेंट। तो देखिए ये जो 3 सेट है ना, कौन कौन से सेट, ये तीनों सेट ये इक्वली लाइकली हैं, यानी कि आपको लिखना है कि भाई इस केस में ए बी सी है ना आर इक्वली लाइकली। क्यों है इक्वली लाइकली? क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी है इन तीनों की सेम आ रखी है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी 1/6 है तो इक्वली लाइकली में काउंट नहीं होगा। तो इस स्लाइड में मैंने कोशिश करी है इसका मीनिंग बताने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 4th पॉइंट देखिए, कहता है भैया कुछ टर्म्स के मीनिंग डिस्कस करते हैं। ये देखो रिकैप है, आपने थोड़ा बहुत 10th में एग्जैक्टली का क्या मीनिंग होता है, एटलीस्ट का क्या होता है, एटमोस्ट का क्या होता है, एक मीनिंग से समझाता हूं। यहाँ पे हेड आ रखा है तो भी इसलिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये मान लीजिए मैंने 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो आपको पता होगा सैंपल स्पेस में टोटल जो बनेंगे ना वो 8 बनेंगे। एक शॉर्टकट तरीका भी है ना, 2 की पावर 3 कर लो 8 बनेंगे। भाई तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड 1 पे टेल। अच्छा टेल वाला है वो बीच वाले कॉइन पे भी आ सकता है, पहले वाले पे भी आ सकता है। सिमिलरली अगर 2 पे टेल और 1 हेड है तो हेड है वो बीच वाले पे भी आ सकता है, लास्ट वाले पे भी आ सकता है। तो टोटल 8 बने यहाँ पे सैंपल पॉइंट। एग्जैक्टली 2 हेड का बताता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। एग्जैक्टली का मतलब है वो वाले लिखना जिसमें 2 हेड है, तो 2 हेड वाले तो ये हो गया ना, एग्जैक्टली 2 हेड वाले यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा HHT, एक ये भी आएगा, HTH ये भी आएगा, THH ये भी आएगा, और अगर इसका काउंट लेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि मैं अगर ये A के बराबर ले रहा हूं तो ये NA है ना यहाँ पे 3 होगा। बात बनी? देखिए एटलीस्ट का मीनिंग बताता हूं। एटलीस्ट का मतलब है कि भाई मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम 2 का मतलब है कि 2 भी होगा तो भी काउंट होगा, 3 होगा तो भी काउंट होगा। तो अगर मैं यहां पे सैंपल पॉइंट लिखूं कि एटलीस्ट 2 मीन 2 और 3 दोनों काउंट होंगे, तो 2 वाले तो मैंने लिख दिए, यानी कि HHT, यहां पे HTH और यहां पे TH, ये तो 2 वाले तो है ही है। इसमें ये 3 हेड वाला भी काउंट हो जाएगा। बात समझ में आई? सर आप बोलोगे एटलीस्ट 2 का मतलब है मिनिमम 2 और 3 भी है वो भी चलेगा, 4 तो हो ही नहीं सकते, नहीं तो 4 भी चलता। यहां पे जो काउंट है ना वो 4 हो गया। बात बनी? एटमोस्ट का देखते क्या मीनिंग है। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपको 0 है तो भी चलेगा, 1 है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा।
तो सर यहां पे क्या आएगा, यहां पे पहले जीरो हेड है बिल्कुल, ये देखिए टेल वाला, तो ये लीजिए 1 2 3, ये हो गया एक। फिर वन हेड वाले देखो ये रहा, यानी कि एच टी टी, और यहाँ पे टी एच टी, और यहाँ पे टी टी एच, और फिर कहता है 2, क्योंकि एटमोस्ट 2 का मतलब 2 भी काउंट होगा, तो एटमोस्ट 2 का मतलब इसमें 2 वाले भी काउंट होंगे, तो 2 हेड वाला ये रहा। तो एच 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 टी एच और टी एच एच। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कितने सैंपल पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। मैंने इस स्लाइड में कोशिश करी है एग्जैक्ट इनका मीनिंग बताने की, कि एग्जैक्टली का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, और एटमोस्ट। तो एटमोस्ट कभी आ जाए तो ये ध्यान में रखना भैया, मैक्सिमम 2 में मतलब 0 1 2 ये तीनों काउंट हो गए। एटलीस्ट में भैया 2 तो होंगे, 3 है तो भी चलेगा, 4 है तो भी चलेगा। बात बनी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझने पड़ेगा। ये एक्चुअल में ए और बी जब आता है ना तो सेट याद आ जाते हैं। सेट चैप्टर में आपने ऐसा पढ़ा था, कुछ बुक्स में ए और बी लिखा होता है, सेट ए और बी, कुछ में लिखा होता है ए यूनियन बी, कुछ में लिखा था ए प्लस बी। इन सब का मीनिंग एक है, यानी कि ये सारे के सारे सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, राइट। सर है क्या मीनिंग वो तो बताओ। देखिए बिल्कुल बताता हूं इनका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि भाई आपको दोनों को काउंट करना है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपको सेट थ्योरी याद है ना पहले चैप्टर की, कि सेट थ्योरी में ए यूनियन बी क्या होता था, ये अगर ए सेट है, ये अगर बी सेट है, तो ए यूनियन बी में ये पूरे वाला पोर्शन काउंट होता था। बात बनी। अब ए यूनियन बी लिखो या ए और बी लिखो या इधर ए और बी लिखो, इनका मीनिंग सेम है। मैक्सिमम जो है ना जो आपसे पूछा जाता है, ये ए यूनियन बी और ए और बी ये दोनों पूछा जाएगा। प्लस का तो बहुत कम मैंने देखा है, ये कई बार वर्ड प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो मीनिंग है। अब बात करते हैं सर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। देखिए तुम्हें एक थ्योरम बताता हूं सेट की क्या थ्योरम थी आपको याद दिलाता हूं। ये थी, अगर आपको ध्यान होगा, कि एन ए यूनियन बी जो है ना, ये बराबर था एन ए प्लस में एन बी, और यहां पे था माइनस एन ए यूनियन बी, ये था ना। अब मुझे तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है ना कि भाई डिवाइड कर दे। अगर मैं इस दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी कि नंबर ऑफ जितने भी सैंपल पॉइंट है ना, तो दोनों तरफ अगर सेम से डिवाइड कर देता हूं, तो आप एग्री कर रहोगे कि ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी में। भाई प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी यही तो था, नीचे आ जाता था टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो सैंपल स्पेस में है, और ऊपर आ जाता था फेवरेबल उस इवेंट में कितने। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है जी, ये बराबर किसकी होगी, ये इसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है। ये किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने ध्यान दिया, ये जो मैंने अभी निकाला है ना, इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाला, ये यूज होगा काफी। इसको मैंने क्या बताया, इसको कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप ये आपको मैं समझाने में थोड़ा सा कामयाब हुआ होगा कि ये आया कहां से और यूज कैसे होना है। डन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अब मैं ना आपको बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड बी। अगर वर्ड एंड आ जाता है ना, तो वहां पे इंटरसेक्शन वाला सिंबल लगेगा। एंड आते ही ये समझ जाना, और अगर और आता है तो वहां पे यूनियन वाला लगेगा। डन। ये अगर आप नोट कर लेते हो एंड और यू और में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगर बोथ ए एंड बी की बात करें तो भी वो यही बात कर रहा है, इन तीनों का मीनिंग सेम है। डन। अब वो लोग सर एग्जैक्टली होता क्या है वो बताइए। देखिए मैं आपको सेट वाला जो चैप्टर था उससे थोड़ा सा रिकलेक्ट करा रहा हूं। आपको ध्यान है कि सेट वाले चैप्टर में जो रेक्टेंगल बॉक्स था ना, वो यूनिवर्सल सेट था ना, यहां पे ये पूरा सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। और ए और बी जो सेट थे ना, वो हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ना, तो ये ए लगा लीजिए, ये बी लगा लीजिए। डन। मैं इनको मार्क कर देता हूं आपको और अच्छी तरह से। ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ये वाला होगा।
इस पोर्शन को मैं लिख सकता हूं और आपको सेट में अच्छी तरह से आपने पढ़ रखा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो आपको याद है ये जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, ये बड़े काम आएगी। यानी कि आपको ये यूज करना है। कब यूज करना है? देखिए इस केस में ये निकालना है इंटरसेक्शन वाला, तो ये तीनों गिवन होंगे। बात बनी? तो अक्सर फार्मूले में ये वाला फार्मूला यूज होता है, जितने भी क्वेश्चन है उनमें ये यूज होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट बोले, नोट ए बोले, ए के ऊपर सी बोले या ए के ऊपर डैश बोले, इनका सबका मीनिंग सेम है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। तो एक डाइस इज रोल्ड वंस। अगर एक डाइस रोल करी गई है तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा ना, वो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। डन। फिर ये कह रहा है कि एक इवेंट है कि भाई अकरेंस ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। ए जो है ना वो नंबर है ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर तो भैया 5 और 6 दो ही हैं। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा सैंपल स्पेस में से ए माइनस करना। तो यहां पे क्या बनेगा, 5 और 6 को हम कट कर देंगे तो बचा क्या, 1 2 3 4 ये एलिमेंट बचेंगे, ये सैंपल पॉइंट बनेंगे। बात बनी? ये तो आपको नहीं सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट जैसा ही तो है, सैंपल स्पेस में से ए माइनस किया है। तो ये सेट वाली ही कंसेप्ट का रिपीट हो रहा है। आपको क्वेश्चन अराइज जनरली जो आता है ना कि सर का यूज कहां होगा, देखिए एक सिंपल सी बात है, अक्सर फार्मूले में ये यूज करना है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इन इवेंट, इन दोनों का सम जो है ना वो 1 होगा। नोट ए लिखो या कॉम्प्लीमेंट लिखो। अगर आपको देखना है कि कैसे सम 1 होता है, समझाता हूं। यहां से मैंने निकाली इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सैंपल पॉइंट यहां पे 2 है ना, तो ये हो गया 2/6, करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाले, यानी कि ये 4 है सैंपल पॉइंट, तो 4/6। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो पी ए और पी ए कॉम्प्लीमेंट को जब मैंने ऐड करा 2/6 प्लस में 4/6, तो देखिए ये 6/6 यानी कि 1 आ गया। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात बनी? चलिए अब मैं ना नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं। ये मेरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए। पहला वाला है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरे वाला मैंने अभी बताया। तीसरे वाला सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसमें हम अटक जाते हैं, इसका मीनिंग समझाता हूं। ये कब यूज करना है, जब आपको कोई स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी नॉट हैपन, ना तो ए हो ना बी हो और एंड वर्ड आ जाए, तो उस केस में ये होगा। आप बोलो सर ये आया कहां से? डी मॉर्गन लॉ याद दिलाता हूं आपको। देखिए डी मॉर्गन लॉ क्या था, ए यूनियन बी, सेट चैप्टर की याद दिलाता हूं थोड़ा सा। आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट। बात बनी? तो ये जो डी मॉर्गन लॉ वाला है वो यहां पे मैंने यूज करके आपको ये प्रोबेबिलिटी वाला समझाया है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए विद दिस अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगी। ओके, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट वर्ड आ गया ना, इसका मीनिंग समझाता हूं। पहला तो सबसे पहला जो काम है ना कि भाई सैंपल स्पेस कितने होंगे। अगर ट्वाइस लिखा हुआ है ना तो सैंपल स्पेस निकालते हैं। दोनों पे हेड आ सकता है, एक ये भी हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनी, यानी कि ये जो NS है ना, ये हमारे पास यहाँ पे 4 है। अच्छा, एटलीस्ट 1 का मतलब बताता हूँ। एटलीस्ट का मतलब है कि भैया 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, और मतलब एटलीस्ट मिनिमम 1 होना चाहिए। तो अगर आपसे ई जो है ना वो एक मैंने ले लिया इवेंट, क्या ले लिया, ये कह रहा है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 टेल कह रहा है ना, तो उसमें क्या क्या आते हैं देखते हैं। एटलीस्ट 1 टेल में 1 वाला चलेगा, ये भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल में ये भी चलेगा, बिल्कुल ठीक है जी। और मैंने कहा भाई 2 भी हो सकते हैं, वर्ड एटलीस्ट का मीनिंग है कि दोनों भी चलेंगे, तो इस केस में 2T भी सही है। आंसर यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो मैं आपसे पूछूं कि भैया कितने सैंपल पॉइंट है इसके अंदर 3 सैंपल पॉइंट है। डन। हमसे पूछा व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी,
आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये है, राइट। और इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये क्या हो जाएगा, नीचे तो है टोटल तो 4 है, फेवरेबल 3 है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी है ना वो 3/4 है। अगर आपका भी आंसर 3/4 है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। कहते हैं डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। अगर डाइस, देखिए अगर वर्ड डाइस लिखें या डाई लिखे बात एक ही है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है भाई, एक डाइस फेंकेंगे तो आई थिंक 6 है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर विल अपीयर। देखिए पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं। अगर आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता है तो प्राइम नंबर यहाँ पे इस सैंपल स्पेस में कितने हैं, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, 3 है, राइट। तो यहाँ पे टोटल जो है ना वो सैंपल स्पेस में 6 है और यहाँ पे 3 प्राइम नंबर हैं। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हो जाएगी 3/6 और आंसर हो जाएगा 1/2। लोवेस्ट फॉर्म में करना बहुत जरूरी है। डन, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड करते हैं। कहते हैं नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखिए अगर कोई कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो मान लीजिए एक नंबर है, ये मैंने नंबर ले लिया, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इस केस में क्या क्या हो सकता है, देखिए 3 से ग्रेटर और 3 के बराबर है तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो यहाँ पे 4 सैंपल पॉइंट हैं। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना वो नीचे तो आ जाएगा 6, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 4। तो अगर आपका आंसर 2/3 है ना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, एक नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। इस केस में अगर आप वो लिखोगे ना कि भाई क्या सैंपल पॉइंट बनेगा इसमें, तो लेस देन और इक्वल टू 1 में तो 1 है, ठीक है। तो यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी आएगी ना तो नीचे तो टोटल तो 6 ही रहेंगे, लेकिन एक ही सैंपल पॉइंट है तो आंसर 1/6 हो गया। ए नंबर मोर देन 6, देखिए मोर देन 6 नंबर यहां देखो कोई है क्या, तो मोर देन 6 तो नंबर अगर मान लीजिए मैं लूं तो यहां पे है ही नहीं, तो यहां है नहीं तो आपने नोट करा होगा कि 0 होगा। अब 0 होगा तो इस केस में प्रोबेबिलिटी है ऊपर जो है वो तो 0 होगी, नीचे 6 होगी, तो आंसर 0 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए। इसमें कहते हैं नंबर लेस देन 6। अच्छा, नंबर लेस देन 6 में क्या क्या आ सकता है, देखिए यहां वाले इवेंट में अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 4 5। अब 6 तो आ नहीं सकता, तो इस केस में क्योंकि 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 6 बात कर रहा है ना, तो इसमें 5 सैंपल पॉइंट हुए और टोटल 6 है। अगर आपका आंसर 5/6 है ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कार्ड की अच्छी नॉलेज है ना तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, कहते हैं कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई कितने होते हैं सैंपल पॉइंट, तो ऑब्वियसली इसमें 52 आंसर होगा क्योंकि 52 कार्ड्स है। आई होप ये आपको कोई इश्यू नहीं है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। देखिए हम ये करते हैं, एस ऑफ स्पेड की बात करें ना तो एस ऑफ स्पेड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, SPADES। एस ऑफ स्पेड तो भैया अगर देखा जाए तो 1 ही होता है, एक ही कार्ड होता है का स्पेड का। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हो जाएगी 1/52। एक ही सैंपल पॉइंट है ना फेवरेबल में, तो ये देख लेते हैं। फाइंड द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट यहां कर लेते हैं और सेकंड पार्ट फिर नीचे कर लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, एन एस। देखिए एस तो 4 हैं, ठीक है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो क्या आ जाएगी, ऊपर तो 4 आएगा, नीचे 52 कार्ड्स टोटल है, तो आंसर हो गया 1/13, ठीक है। ब्लैक कार्ड, आप एग्री करो, ब्लैक कार्ड टोटल 26 ब्लैक कार्ड हैं, तो इस केस में अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लैक कार्ड की कितनी हो जाएगी, 26 ब्लैक कार्ड है, नीचे 52 है और आंसर आ गया 1/2। अगर आपका आंसर 1/2 है बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं तो इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं। कहते हैं एक कॉइन है और उस कॉइन पे एक तरफ 1 मार्क है, दूसरी तरफ 6 है, तो इसमें हेड टेल ना होके ना 1 और 6 मार्क कर रखा है,
ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक जो है अदर एक डाइस है, राइट, और दोनों को देखिए बोथ टोस्ट कह रहा है, एक साथ टोस्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर टर्न अप, या सम 3 हो या 12 हो। पहला एक चीज बताओ, अगर एक क्वाइन पे एक यानी कि क्वाइन को फेंकोगे या तो 1 आएगा या 6 आएगा, और अगर डाइस को फेंकोगे तो इनमें से भैया कोई भी 6 आएंगे। तो अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं, क्योंकि दोनों को एक साथ थ्रो किया गया है ना, तो टोटल सैंपल स्पेस 12 बनते हैं। सर कैसे भैया, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, इस 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, तो ये तो 6 हो गए। फिर 6 आए क्वाइन पे और डाइस पे 1 आ जाए, 6 आ जाए क्वाइन पे, डाइस पे 2 आ जाए, तो ये भी 6 हो गए। तो टोटल सैंपल पॉइंट यहाँ पे मेरे पास 12 हो गए। अब बात करते हैं पहले की, कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो अगर सम 3 है। तो यार सम 3 का मतलब एक ही तो बना सम 3, समझे नहीं? देखो मैं समझाता हूं आपको क्या कह रहा है। 1 और 2 है, इसका सम 3 है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना वो नीचे तो 12 हो जाएगी, टोटल तो 12 है, और यहां पे तो 1 ही पॉसिबिलिटी है, तो ये 1/12 इसका आंसर होगा। किसका? फर्स्ट वाले का। अच्छा आगे कह रहा है कि भाई सम 12, अच्छा 12 सम का मतलब पता क्या कह रहा है? सम 12 का मतलब कह रहा है कि भाई एक ही चीज है, दोनों पे 6 आए तो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों यहां पे भी तो सैंपल पॉइंट एक ही है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना वो भी क्या बनेगी, नीचे तो 12 आएगा और ऊपर 1 आएगा, तो 1/12 इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भाई 4 मैन है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, हमें दे रखा है कि भैया मैन जो है वो 4 है और 6 वोमेन है, और यहाँ पे मैंने लिखा कि जो वोमेन है वो यहाँ पे 6 है। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमेटी एट रैंडम, व्हाट इज हाउ लाइकली इट इज द वोमेन। अच्छा हमसे ना प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वोमेन का सिलेक्शन हो। सबसे पहला काम पता है, टोटल निकालते हैं, और आप एग्री करोगे भाई टोटल तो 10 हो गए। अब सीधी सी बात है, ज़्यादा इजी कहूँगा मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वोमेन की हमें अगर पता करनी है ना, तो नीचे तो आ जाएंगे भैया 10 तो 10 है, और वोमेन 6 है, तो 6/10 करोगे, अगर 2 से कट करें 2 3 जा और 2 5 जा, अगर आपका भी आंसर 3/5 आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी। चलिए ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक बार एग्जाम में दिया हुआ है मैंने भी, तो ये देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन है। देखिए ए फेयर कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम, 4 बार उसको थ्रो किया गया है, और इसने साफ लिखा हुआ है कि भाई 1 रुपी है, अगर हेड आ जाए ना, यानी कि एक हेड पे 1 रुपी का प्रॉफिट है तो +1 है। ठीक है आगे चेक करते हैं। और 1.5 रुपीज है ना वो टेल आने पे है, लेकिन वो लॉस है, तो एक काम करते हैं, टेल आने पे है ना तो लॉस का मतलब 1.5 माइनस का लगा देता हूं। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हाउ आफ्टर 4 टॉसेस। पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, अगर 4 क्वाइन को फेंके या एक क्वाइन को 4 बार फेंके, बात ऐसे है, तो अगर मैं 4 टाइम फेंकूंगा ना तो ये टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे। कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 16 बनेंगे। समझाता हूं कैसे। देखिए चारों पे हेड आ सकता है, पहले 3 पे हेड, 1 पे टेल, तो यहां पे देखिए क्या है, यहां पे जो पॉसिबिलिटी है ना वो 3 हेड और 1 टेल की है। यहां पे 2 हेड हैं और 2 टेल है, यहां पे 1 हेड है और 3 टेल है, और यहां पे 4 टेल है। तो अगर मैं लिखना चाहूं ना तो यहां पे तो 4 टेल है, ठीक है, यहां पे 1 हेड है और उसमें 3 टेल है, और यहां पे 2 का है, यानी कि 2 हेड है और 2 टेल है। ये मैंने वर्टिकली इसलिए लिखा कि समझ में आ जाए। यहां पे 3 हेड है, 1 टेल है, और यहां पे चारों के चारों टेल है, तो पहला तो सैंपल स्पेस लिख दिया। अच्छा अब पहली बात है कि हेड आने पे ये साफ लिख रहा है कि भैया +1 रुपीज को करना है, और अगर टेल आता है तो माइनस का 1.5। चलो निकालते हैं। सबसे पहले तो अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट कैसे निकालेंगे। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो पूरी क्वेश्चन ही समझ में आ गया। अमाउंट बताता हूं। पहला 4 हेड पे, एक हेड पे अगर 1 रुपए मिल रहा है तो 4 हेड पे 1 × 4 यानी कि
₹4 का प्रॉफिट होगा, प्लस का साइन आया है तो मैंने ₹4 का प्रॉफिट है, तो एक तो ये हो सकता है। फिर दूसरे में क्या हो सकता है, दूसरे में 3 हेड है। अब 3 हेड है और उसमें एक टेल है ना, तो हेड का तो कितना मिल गया, साफ लिखा हो एक हेड पे ₹1 मिल रहा है, और टेल का अगर यहां पे देखोगे तो माइनस का 1.5 होगा, तो 3 में से 1.5 करोगे तो ये 1.5, ये भी प्रॉफिट हो गया। एग्री कर रहे हो, क्योंकि प्लस का आ रहा है। इसमें देखो यहां पे कह रहे 2 हेड है, अगर 2 हेड और 2 टेल है ना, तो एक हेड पे ₹1 है, 2 इंटू 1 करा, और माइनस का क्यों कराऊंगी, टेल पे माइनस का 1.5 है, तो 2 माइनस में 3 करूंगा। इस केस में -1 का लॉस है, एक डिनोमिनेशन ये बन गया। फिर 1 हेड है, अच्छा 1 हेड है तो 1 इंटू 1 हो गया, और ये 3 टेल है तो 3 इंटू 1.5, ये माइनस का साइन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 4.5 किया तो यहां पे माइनस का 3.5 आया। देखिए इसमें माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। 4 टेल का मतलब क्या है कि 4 इंटू माइनस का 1.5 करोगे ना, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 6, लॉस है यहाँ पे -6 का है। यहाँ प्रॉफिट है 1.5 का, और इस केस में भी प्रॉफिट है ₹4 का। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया कि बताइए व्हाट। फिर प्रोबेबिलिटी पूछने लग गया भैया, ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। ठीक है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी थी ना। अब ₹4 के अमाउंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये 1 है ना, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो 1/16 आएगी। बात बनी कुछ, क्यों आएगी 1/16, क्योंकि यहां पे एक ही है। इस केस में अगर आप देखो 1.5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पे 4 है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहां पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी बराबर है 4/16, और लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/4 आ गया। ठीक है, इस केस में देखिए सबसे ज्यादा 1 2 3 4 6 है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना वो 6/16 बनेगी, और 2 से कट कर दे, 2 3 जा 8 और 3/8 आ गया। अच्छा लॉस -3.5 का देखिए, इस केस में अगर आप देखो तो 4 ही पॉसिबिलिटी हैं, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 4/16 बना, यानी कि 1/4 आया। और चारों टेल की डिनोमिनेशन करोगे तो ये तो 1 है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना तो वो 1/16 बनेगी। ये जरूर याद रखना कि 16 है, ये टोटल है। बात बन गई। सो आई थिंक दिस इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता हूं क्या है। 3 कॉइन्स आर टॉस, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अच्छा पहला तो मैं अक्सर कहता हूं भाई 3 कॉइन्स टॉस करें ना, तो इनका आप सैंपल स्पेस लिख लीजिए। ये मैंने सैंपल स्पेस लिखा, क्या लिखा है मैं आपको समझाता हूं। तीनों पे हेड आ सकता है, बिल्कुल, 2 पे हेड, 1 पे टेल। अच्छा ये फिर टेल 3rd पे आया है ना, तो 2nd पे भी आ सकता है और 1st पे भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे 1 हेड है, 2 टेल है, तो ये हेड पहले की बजाय बीच वाले पे भी आ गया और लास्ट वाले में भी आ सकता है। तो टोटल यहाँ पे जो बना ना सैंपल स्पेस में वो 3 3 6 और 2 8 बना। 3 हेड का निकालते। अब 3 हेड का तो एक ही है, अब ये 3 हेड वाले में एक ही सैंपल पॉइंट है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना तो वो मेरी हो जाएगी फेवरेबल में तो 1 आएगा, नीचे 8 आएगा, 1/8 आंसर हो गया। बात बनी। चलिए सेकंड का देखते हैं। सेकंड वाले में अगर आप नोट करें 2 हेड की बात कर रहे हैं। 2 हेड वाले देखिए कितने हैं, 1 2 3, 2 हेड वाले ये हैं। तो यहां पे अगर 2 हेड वाले लिखूंगा ना तो इस केस में HHT एक ये बना और HTH ये बना और THH ये बना। अब ये प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो इस केस में बना 3/8, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी है। अच्छा मजेदार एटलीस्ट है भैया, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। देखिए एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि 2 हेड भी चलेंगी, 3 हेड भी चलेंगे। आपने ध्यान दिया? तो एटलीस्ट 2 हेड में ये तीनों के तीनों काउंट होंगे और एक ये काउंट होगा। तो यहां पे जो एटलीस्ट 2 हेड में ना प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे ना तो टोटल 4 ऊपर आएगा। सर 4 कैसे? 3 तो ये और एक ये,
क्योंकि एटलीस्ट में 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 तो हो नहीं सकता, और नीचे 8 आएगा, तो इस केस का आंसर है 1/2। आई होप आपको ये एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली क्लियर हुआ होगा। एटमोस्ट का मीनिंग बताता हूं। कोई आपसे कहना एटमोस्ट 2, तो भैया मैक्सिमम 2 की बात कर रहा है, इसमें 0 भी चलेगा, 1 चलेगा और 2 चलेगा। तो 0 का मतलब है अगर हेड नहीं आए, एक तो ये रहा, मैं लिख देता हूं यहां पे, यानी कि टेल टेल आएगा तो भी चलेगा। 1 है, 1 वाला ये है, तो इस केस में H डबल टी, ठीक है जी, THTT और यहां पे TTH, ये तीन हो गए। फिर 2 वाला देखें तो 2 वाला तो ये भी है, यानी कि HHT, फिर यहां पे THH और यहां पे HTH। तो टोटल बताऊं कितने हैं? टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, तो बड़ा आसान है। देखिए एटमोस्ट का मीनिंग क्लियर कर पाया मैं आपको, यानी कि 0 है तो भी चलेगा भाई, मैक्सिमम 2 का मतलब है 0 है तो भी मानूंगा, 1 आएगा तो भी और 2 भी। तो 0 वाला तो एक ये था, 1 वाला एटमोस्ट में ये है 3 और 2 वाला ये 3 है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मेरी हो जाएगी, क्या लिख देता हूं, यहां पे सैंपल पॉइंट है 7 और टोटल 8 है, तो 7/8। नो हेड, देखिए नो हेड का मतलब है कि एक भी ना हो 2 भी ना हो, तो सिंपल सी बात है, इस केस में जो कैटेगरी आएगा ना वो भैया टेल वाला होगा, और प्रोबेबिलिटी एक ही सैंपल पॉइंट है तो 1/8 हो गया। आई होप क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। इसी में आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, सेम का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 टेल है ना, 3 टेल तो भैया ये है और कोई है ही नहीं, तो इस केस में जो सैंपल पॉइंट है ना वो 3 टेल वाला यही है, तो एक ही है तो 1/8 हो गया। अच्छा एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब पता है कि 2 टेल होने चाहिए, तो 2 टेल तो इसमें है, एग्जैक्टली 2 टेल तो इसमें, मानी बात आपने। अब ये अगर आपको क्लियर हो गया तो कितने हैं, ये 3 है, तो ये इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना वो हो जाएगी 3/8। नो टेल वाला, नो टेल का देखा जाए तो यही पॉसिबिलिटी है, एक ही सैंपल पॉइंट है, बाकियों में तो टेल प्रेजेंट है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 1/8 हो जाएगी। अच्छा एटमोस्ट 2 टेल का मीनिंग बताता हूं। मैक्सिमम 2 टेल का मतलब है 0 है तो भी चलेगा, 1 है तो भी चलेगा, 2 है तो भी चलेगा। तो भैया इसमें तो पहले लिख के बताना पड़ेगा, एटमोस्ट 2 टेल यानी कि एक भी टेल ना हो, यानी कि ये भी चलेगा। पहला 1 टेल वाला, देखो ये रहा 1 टेल वाला, ये भी चलेगा, यानी कि HHT HTH THH ये भी चलेगा, राइट। फिर 2 टेल, 2 टेल तो ये रहा भैया, ये भी चलेगा, यानी कि HTT और यहां पे THT और यहां पे TTH। अब काउंट करते हैं सैंपल स्पेस, 3 3 6 और एक 7। इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 7/8 होगी। बात बनी। चलिए अगर आपको बन गई तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। वेल ये बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये तो 7th क्लास में आया था पहली बार। कहते हैं इफ 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 2/11। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, तो आप एग्री करोगे हमें जो निकाल रहा है ना वो आप भी मानोगे, वो ये पूछा है, तो हमें पता है, क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इन दोनों का सम 1 होता है। तो ये 2/11 है, और यहाँ पे मुझसे पूछिए भाई नोट ई की निकालो, तो सीधी सी बात है मैं ये 2/11 यहाँ माइनस कर दूंगा, तो ये नोट ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 - 2/11। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो 11 आया, 11 - 2 गया, तो 9/11 अगर आपका आंसर आता है, बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल एसेसिनेशन जो वर्ड है ना, ठीक है, कहते हैं फाइंड, पहले तो एसेसिनेशन में चेक करते हैं कितने, इसमें ASSI और नेशन, मैंने तो स्पेलिंग भी ऐसे याद करी थी। अब ये कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले तो टोटल निकालते हैं। टोटल यहां पे अगर मैं करूं 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 है,
एग्री। अगर ये 13 है ना, यानी कि पहले वापस चेक कर लेते हैं, 3 यहाँ पे है, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अब हमसे कहता है वोवल, तो भाई एक काम करते हैं, पहले इसमें वोवल काउंट, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे। ए है, ये फिर ए यहाँ पे 3 बार आया, ठीक है। आई जो है ना यहाँ पे भी आया है, नेशन में भी आया है, फिर ओ। तो इस केस में अगर आप नोट करोगे ना तो 6 हो गए वोवल। देखिए ए है 3 बार आया है, आई 2 बार आया है और ओ आया है। तो अगर ये 6 है ना, इसका काउंट 6 है वोवल का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे हम निकाल लेते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वोवल की 6/13। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्सोनेंट गिन लेते हैं कितने। इस केस में कॉन्सोनेंट जो है ना वो क्या है, यहां पे देखिए एस, ठीक है जी, एस तो 4 बार आया है, उसके बाद एन भी 2 बार आया है, फिर टी, तो 4 3 यानी कि 7 काउंट है यहाँ पे। अगर इसमें कॉन्सोनेंट की काउंट करें तो 7 है, तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे हो जाएगी 7/13। अगर ये आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 11 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चों ने पूछा क्लास में, उन्होंने कहा सर ये वाला समझा दो, और वो क्लाइंट को नहीं समझ पाई, क्या कारण था आई डोंट नो, बट मेरे को पता लगे कि इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली कंसेप्ट यूज हो रही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं एक लॉटरी है, ठीक है जी, उसमें और 1 से लेके 20 टिकट्स है उसके अंदर। देखो इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, 6 नंबर अगर करेक्ट होंगे ना तो ही वो उस लॉटरी को जीतेगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे पहले पता है कि मैंने क्यों कॉम्बिनेशन किया कि सैंपल पॉइंट हम गिनते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट की बात करते हैं। सैंपल पॉइंट का मतलब है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कितने तरीके से वो 6 टिकटें निकाली जा सकती हैं, और उसका आंसर होगा कि टोटल 20 हैं, ठीक है। और 20 हैं तो 20 में से अगर 6 लेनी है ना तो आपको एग्री करोगे 20C6 है ना, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी। दोबारा बताओ मैंने क्या किया। आप बोलो सर ये कैसे हमें क्लिक करेगा। देखिए इनिशियली नहीं क्लिक करेगा, आपको वापिस से अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो झट से आप पकड़ लोगे। भाई 20 में से 6 टिकटें निकालनी है तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो 20C6 हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 20 - 6। इसके लिए कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आपको आना चाहिए। और 20 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया हमारा 6 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, हमारा टाइम बच जाएगा। ये आ जाता है 38760, राइट। अब ये साफ लिखा है कि भाई ये तो 20C6 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वेज जहां पे 6 टिकट्स निकाली गई, लेकिन उसमें से एक ही टिकट है जो मतलब 6 टिकटों का एक ही कॉम्बिनेशन है जो लॉटरी को जिता सकता है। और यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी आएगी ना विनिंग की, तो टोटल तो मुझे पता लग गया, और ऊपर जो है वो 1 आएगा, नीचे आ जाएगा 38760। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। अब बोलो सर ये 1 क्यों आया, क्योंकि जो 6 टिकट का कॉम्बिनेशन है ना वो तो एक है, यूनिक ही है। तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल वेज आ गया और नीचे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गई, यानी कि इन हाउ मेनी वेज 6 टिकट कैन बी कलेक्टेड और सिलेक्टेड फ्रॉम द गिवन 1 to 10 रैंडम नंबर। होप सो आपको क्लिक करा होगा। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। ये इजी है, अक्सर बच्चे ये कर लेते हैं, समझा देता हूं। कहते भाई चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है, आप सब एग्री करोगे कि ये आपने पढ़ा होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यूनिक है या मतलब कॉमन है, ये प्रोबेबिलिटी में से ग्रेटर कौन सी होनी चाहिए। देखिए या तो ए और बी के बराबर होनी चाहिए, या ए और बी से जो है ना वो यानी कि ए से लेस होनी चाहिए। तो ये 0.5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, और ये जो कॉमन वाली प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.6 है। और मैं कहता हूं कि यार ये होनी चाहिए ग्रेटर, लेकिन ग्रेटर तो है नहीं।
तो अगर ग्रेटर नहीं है तो यहां पे मैं आंसर लिखूंगा कि भाई ये कंसिस्टेंटली डिफाइन नहीं है। मैं बताऊं मैं क्या कह रहा हूं, आप लिख दो, यहां पे लिख देता हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो मस्ट बी, वो लेस देन होनी चाहिए, किससे लेस देन, लेस देन होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू होनी चाहिए किसके, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अगर इससे लेस देन है तब तो डिफाइंड है, बट यहां पे तो ये जो है 0.6 से ग्रेटर है, तो यहां पे लिख देना देयर फोर प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड। यहां पे लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर नॉट डिफाइंड। यही तो हमसे पूछा था, नॉट डिफाइंड कंसिस्टेंटली। और रीजनिंग क्या दी मैंने, रीजनिंग ये दी कि भाई हो ही नहीं सकता कि ये जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा आ जाए, कम आनी चाहिए। ये देख लेते हैं, इसमें 0.5 है, इसमें 0.4 है और ये 0.8 है। अच्छा ये यूनियन है तो वो तो निकालनी पड़ेगी, तो निकाल के फिर हम डिसीजन ले पाएंगे। तो डिसीजन पहले तो इसमें से निकालते हैं। ये हमें दे रखा है कितना, 0.8, ठीक है। फिर पी ए दे रखा है 0.5, फिर पी भी दे रखा है 0.5 और ये हमें दे नहीं रखा तो x ले लेते हैं। फिर इसको x को यहाँ ले आता हूँ, 0.9 में से 0.8 माइनस किया तो x की वैल्यू यानी कि 0.1 आ गया। x जो मैंने लिया था ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b थी, राइट। अब भैया एज पर डेफिनेशन क्या बताई कि कम होनी चाहिए, भाई डेफिनेशन तो यही है, अगर कम होनी चाहिए तो दोनों से 0.1 है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देयरफॉर इस केस में प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड कंसिस्टेंटली। तो सीधा लिख दो, यहां पे तो नोट था ना, यहां पे लिख दो डिफाइंड कंसिस्टेंटली। बिल्कुल इस केस में पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी से लेस आ रही है। बात बनी, ये था इसका मेन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेल 13 देख लेते हैं, 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आ जाए तो बच्चों के नारे बारे हो जाते हैं, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमसे कहते, थर्ड क्वेश्चन कर देता हूं। अक्सर बच्चे कहते सर एक ही पार्ट कर दो आप, भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, एक्स निकालना है, तो पहला काम तो बिना टाइम वेस्ट के फार्मूला लिख लो। ये लो जी फार्मूला, ये जो बाकी है ना ये वाले आप खुद कर लोगे, मेरा मानना मैं लिख देता हूं। ये क्लास वर्क, ये क्लास वर्क एक मैं कर देता हूं। देखिए पी दे रखा है हमें कितना 0.5, ये लिख दीजिए, मैंने यहां पे लिख दीजिए, राइट। पी बी कितना दे रखा है 0.35, यहां पे लिख दिया 35, और यूनियन भी दे रखा है, ये लीजिए 0.7, करेक्ट। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है ना। कोई बात नहीं, अभी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और ये यहाँ पे यानी कि इंटरसेक्शन वाला एक तरफ मैं ले लूं और ये 0. इन दोनों को मैंने ऐड करा तो आपको पता होगा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और ऐड करने पे ये 0.85 बना। इस 0.85 में से 0.7 लिखो या 70 लिखो, एक ही बात है। ये माइनस करेंगे तो 0.15 आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज आंसर। ये इजी है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि भाई इफ ये निकालना है, ए और आ जाए ना उसका मतलब यूनियन होता है, सीधी सी बात है बताऊं। कहते हैं इफ ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अच्छा म्यूचुअल, देखिए आपको ये कहानी पता होनी चाहिए कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या हैं। अगर आपको ये पता है तो बेसिकली क्वेश्चन आपको आता ही है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो इवेंट होते हैं ना वो होते हैं जिनके बीच में कुछ भी यानी कि कॉमन नहीं होता, फाई होता है। अगर ये कॉमन नहीं होता तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी 0 हो जाएगी। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस केस में ये चीज अगर 0 बन गई ना तो फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ये जो पी ए यूनियन बी है ना ये बराबर हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी। डन। अब पी ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ये लीजिए मैं लिख देता हूं 3/5 प्लस में 1/5 और ये आ गया सीधा से 4/5। यही तो आंसर मेरे हिसाब से, ये तो पूछा था। और का मतलब यूनियन होता है और एंड आता ना तो इंटरसेक्शन होता। डन। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। वेल ये देखिए, ये भी यार क्वेश्चन बड़ा इजी है। कहता है कि हमें
यू और आ गया ना तो बिना टाइम वेस्ट के यूनियन निकालना है मुझे, यूनियन निकालना है। तो ये रहा आपका फार्मूला, ये लीजिए फार्मूला लिख दीजिए मुझे। इस फार्मूले में बस ये है कि भाई ई और एफ है, तो मुझे पी ए यानी कि ये दे रखा है 1/4, पी एफ यानी कि ये दे रखा है 1/2, और ये माइनस करना है। अच्छा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, तो ये मैंने -1/8 करा। सिंप्लीफाई कर लेते, ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम आ गया यहाँ पे 8, तो 4 2 जा 2 4 जा -1 6, और अगर आपका आंसर 5 6 हो गया ना, 6 में से 1 माइनस करेंगे, 5/8 अगर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। डन, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। अक्सर बच्चे इसमें अटकते हैं, कहते हैं सर यही नहीं समझ में आता। चलो हेल्प करता हूं आपकी। ओके, देखिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ये इंपॉर्टेंट है भी भैया, 2-3 बार एग्जाम में भी है, इसको ठीक से समझते हैं क्या कह रहे हैं। पहले ये बताइए, नो टी का मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन लिख सकता हूं, और एफ का मतलब ये। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। अब आपको समझाता हूं, देखिए ये मुझे कैलकुलेट करना है। अगर आपको डी मॉर्गन लॉ याद है ना, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। सर वो क्या लॉ था वो याद दिलाता हूं। डी मॉर्गन लॉ ये था कि ई यूनियन एफ है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा ई का कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये तो आपको देखो ये चीज सेम नहीं है क्या, बात समझ ले। तो अगर मुझे ये चीज निकालनी है, और आपने ये भी पढ़ा हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इन दोनों का सम 1 है, और अगर मुझे ये वाला निकालना है ना, तो ये 1 में से माइनस कर दूंगा। तो अगर मुझे ये मिल जाए 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो बात बन जाएगी। और ई यूनियन एफ तो देखो यहां निकाल रखा है ना, ये चीज मेरी क्या आई थी, ई यूनियन, मैं लिख देता हूं, ये मैंने अभी अभी निकाला था, ये ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी 5/8 थी ना, तो यहां पे अगर मैं 5/8 रख देता हूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3/8। आपको समझ में आया कि कैसे आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, 16th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहता भाई इवेंट ई और एफ है ना, इसमें हमें दे रखा है पी नोट ई और नोट एफ, हमें ये बताना है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि नहीं। अच्छा, किसी भी सेट को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बताने का मतलब है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि उनके बीच में इंटरसेक्शन का पता लग जाए तो बिल्कुल हम कह पाएंगे। सर होता क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, वो बताता हूं। अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तो उन केस को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहते हैं। डन। तो पहले कैसे ना कैसे ये इंफॉर्मेशन निकाली जाए, बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए नो टी को तो आप एग्री कर रहे होगे, ये तो इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। और का मतलब यूनियन हो गया, और नोट एफ का मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। हमें यहां पे डी मॉर्गन लॉ की याद आ गई। डी मॉर्गन लॉ क्या था, वो लॉ ये कह रहा था कि भैया ई डैश यूनियन एफ डैश, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये बराबर होगा किसके, ई इंटरसेक्शन एफ और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहां प्रोबेबिलिटी नहीं लगा रखी मैंने, तो प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, इन दोनों का सम जो है ना वो 1 होता है। तो मुझे चाहिए ये वैल्यू, इसके बेस पे मैं कुछ कह पाऊंगा। तो ये वैल्यू, इस पहले कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि यहां से ये जो वैल्यू है ना, ये मुझे मिल गई 0.25। सर कैसे मिल गई, देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू है ना, ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब मुझे निकालनी तो भैया ये कॉम्प्लीमेंट हटाना है, तो आप एग्री करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर हो जाएगी। ये माइनस कर देता हूं 0.25। अगर ये वैल्यू 0.75 आई ना, अब देखिए 0.75 का मतलब भैया कब होते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, जब खाली हो। बट यहां पे तो 0.5 है, तो यहां पे लिख दोगे नोट म्यूचुअल एक्स, यहां पे लिखना पड़ेगा नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि अगर ये 0 आता तब तो यस लिखते, यहां पे नोट लिखा आएगा। सो दिस इज आंसर। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लिक करा होगा। ओके, 17th क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है।
हमसे कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है। अच्छा, एंड देखते ही ना इंटरसेक्शन होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। पी नोट ए बता रहा है। देखिए इस पूरे में तो क्या यूज हो रहा है, आपको अगर ये पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि हैपनिंग की और नहीं होने की, इन दोनों का सम जो है वो 1 होता है। ये अगर इंफॉर्मेशन पता है तो ये आप बड़ा आसानी से कर लोगे। पहला पार्ट बता देता हूं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। तो आप लिख दीजिए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए है ना, इन दोनों का सम होता है 1। और ये 0.42 ये वैल्यू दे रखी है, तो 0.42 मैंने यहां पे लिखा और सीधी सी बात मैं इसको वहां ट्रांसफर कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस में 0.42। और अगर आप एग्री करो तो इसका आंसर हो जाएगा 0.58। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, नोट बी, देखिए सेकंड पार्ट भी बड़ा आसान है, इसी को यूज करते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी है ना, हम शॉर्टकट से करते हैं, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो दे रखा है, देखिए ये रहा 0.48, तो 1 माइनस में 0.48 माइनस किया तो ये 0.52 आ गया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब है ना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमसे पता है ए और बी, अच्छा और का मतलब तो यूनियन है, एग्री कर रहे हो ना, तो यूनियन निकालना है। तो देखिए ये फार्मूला आपकी बड़ी हेल्प कर देगा सारा आसानी से। कैसे, मैं बता देता हूं। पी ए चाहिए ना, तो पी ए तो मुझे दे रखा है ना 0.48, तो इसकी जगह पे मैंने लिखा 0.42, ठीक है। पी बी कितना दे रखा है 0.48, ये लिख दीजिए 0.48। और इंटरसेक्शन वाला कितना दे रखा है, देखिए ये दे रखा है इंटरसेक्शन का, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, माइनस में 0.16। इनको अगर मैं ऐड कर लेता हूं, यानी कि 0.90 में से 0.16 मैंने माइनस कर दिया, 80 में से 6 गया तो 0.74 अगर आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको क्लिक करा होगा। चलिए 18th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स की ले लेता हूं, एम, वो 40% है। 40% को आप एग्री करोगे, आई कैन राइट 40/100। भाई बिल्कुल है, परसेंट का सिंबल हटता है ना तो 100 आ जाता है नीचे, ठीक है। 30% स्टूडेंट है, उनको बायोलॉजी पसंद है, बिल्कुल ही लिख देते हूं। यहां पे बायो के लिए मैंने बी ले लिया और वो 30% है, तो 30% का तो बिल्कुल होता है 30/100, ये लीजिए, ये भी आप एग्री करोगे। फिर कहते हैं 10% बोथ। अच्छा, बोथ आते ही ना, ये क्या है दे रखा है, ये मुझे दे रखा है मैथमेटिक्स और बायो दोनों का, वो दे रखा है 10%। 10% का मतलब हो जाता है 10/100, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। कहते हैं इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ। और वर्ड आते क्या आ गया, और वर्ड आते ही यूनियन पूछ रहा है। तो यूनियन पूछ रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए तो आपको बड़ा आसान है, यानी कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स यूनियन बायो जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स, ठीक है जी, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो, करेक्ट, और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि इंटरसेक्शन, एम इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट करनी है। एम की वैल्यू कितनी है 40, ये लीजिए। अच्छा, मैंने 100 को इसलिए कट नहीं करा, अब यहां पे आसान हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 30/100, और अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे 10/100, और अगर ये सिंप्लीफाई करते हैं तो 60/100 का मतलब है यहां पे आंसर है 0.6। अगर आपका भी आंसर 0.6 है, बिल्कुल करेक्ट है, बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक मेरे को ये काफी इजी क्वेश्चन लगा, स्टेटमेंट भले ही लेंथी है, इजी है। क्वेश्चन बताता हूं क्या कह रहे हैं। कहता है कि भाई 2 एग्जाम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम, कहता है फर्स्ट एग्जाम की जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 0.8 है ना, तो भैया ये हमें दे रखा है एक प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जाम इज 0.8, करेक्ट। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड एग्जाम 0.7 है, ये लीजिए, ये सेकंड एग्जाम की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, देखिए ये इसका मीनिंग बताओ, एटलीस्ट वन ऑफ देम। आपको ध्यान है हम ए यूनियन बी निकालते थे तो क्या थे कि उन दोनों की कंडीशन क्या थी कि ए और बी दोनों में किसी में प्रेजेंट होगा तो इसमें आ जाता था।
तो एटलीस्ट वन ऑफ देम का मीनिंग ये निकल के आया कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये ए यूनियन बी दे रखी है, यानी कि अगर ए पहला एग्जाम ए है ना, ये फर्स्ट एग्जाम को मैंने ए माना है प्रोबेबिलिटी, सेकेंड को बी माना है, तो ए यूनियन बी दे रखा है मेरे को 0.95। ठीक है, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, बोथ वर्ड आते ही समझ जाना इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब जब हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारे पास फार्मूला रेडी है, ये फार्मूला रहा, इस फार्मूले में मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करने वाला हूं, ए यूनियन बी दे रखा है, ये दे रखा है 0.95, करेक्ट है, दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है फर्स्ट वाला 0.8, ये दे रखा है 0.7, और यहां पे इसको मुझे दे नहीं रखा तो ये निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जो निकालना है ना, इसको क्या करेंगे, इसको मैं यहां ट्रांसपोज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करा मैंने तो ये हो गया 1.5 माइनस में 0.95, और डेसिमल के नीचे डेसिमल रख लीजिए। जनरली बच्चे नहीं करते इस लेवल पे लेकिन जल्दी में गड़बड़ हो जाती, तो ये एक तरीका है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 14 में से 9 गया, तो 0.55 है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंथी है बट अगेन मतलब लेंथी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास फाइनल एग्जाम बोथ इंग्लिश, अच्छा बोथ वर्ड आते ही सीधी सी बात है, इंग्लिश और हिंदी की बात करें ना, ए को मैं मान लेता हूं, या चलो इंग्लिश को ए मान लिया मैंने, राइट भाई, ये लीजिए इंग्लिश का ये हो गया, और हिंदी के लिए मैं बी रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है जी, तो ये आपको इजी हो जाएगा। कहते हैं बोथ की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, आपको ये फिगर आउट होना चाहिए कि ये दे क्या रखा है, तो बोथ आते ही मुझे इंटरसेक्शन का ध्यान आया, 0.5 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, इसका क्या मीनिंग है, नीदर 0.1 का, ना तो इंग्लिश पास हुई और ना हिंदी, तो ये कुल मिला के बात कॉम्प्लीमेंट की कर रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि इंग्लिश, और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें दे रखा है 0.1। लेकिन बच्चे अक्सर पूछते सर हमें कैसे क्लिक करेगा कि यही दे रखा है, तो ये मैं अक्सर कहता हूं कि भाई ये मीनिंग आपको 2-3 क्वेश्चन करके आइडिया लग जाता है। फिर क्या आता है, इंग्लिश एग्जाम की दे रखी है हमें प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी इंग्लिश एग्जाम को मैंने ए माना है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.75। हमें हिंदी एग्जाम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हिंदी एग्जाम की प्रोबेबिलिटी निकालें तो उससे पहले जो मुझे चाहिए ना, मान लो इस फार्मूले में मुझे ये ए दे रखा है, बी मतलब आपको इंटरसेक्शन दे रखा है लेकिन यूनियन नहीं दे रखा, तो ये दे रखा है, तो बड़ा आपको याद दिलाता हूं डी मॉर्गन लॉ, भाई ए यूनियन बी जो है ना, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो आपको याद है ए इस तरह का बनता था। तो सीधी सी बात बताऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बड़ी अच्छी तरह से निकल जाए 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एग्री कर रहे हो? तो मुझे यहां पे इसको 0.1 को माइनस किया, 0.1 लिखो या 0.10 लिखो, 0.90 आ गया। ये अगर आ गया तब तो ये फार्मूला ही लगा दूंगा, इस फार्मूले में मैं पुट कर देता हूं, चलिए इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, यूनियन आ गया, ये रहा भैया, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0.90, ठीक है, ये डेसिमल है, इक्वल टू पी ए जो दे रखा है फर्स्ट वाला वो 0.75 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, पी बी मुझे दे नहीं रखा, ये निकालना है मुझे, करेक्ट है, और इंटरसेक्शन वाला दे ही रखा है, इंटरसेक्शन वाला देखिए ये रहा ए इंटरसेक्शन बी 0.5, ये माइनस में 0.5 दे रखा है, करेक्ट। तो पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस का 0.75 और ये है माइनस का 0.5, तो 0.75 और 0.5 इन दोनों को करा माइनस करना पड़ेगा, तो 0.25 आया, और मुझे P जो B है ना ये निकल जाएगा 0.90 में से 0.25 माइनस किया तो 0.65 अगर आपका भी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये देख लेते क्या कह रहे हैं। कहता है भाई इन ए क्लास 60 स्टूडेंट आर देयर, यानी कि जो सैंपल स्पेस है ना उसमें 60 सैंपल पॉइंट है, राइट। कहते हैं 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, मैं ना एनसीसी को ए ले लेता हूं समझाने के लिए, एनसीसी ये है ना, तो ए को 30 के बराबर हो गया एनसीसी के लिए, और जो 32 जो है ना वो एनएसएस। आई होप आपको एनसीसी और एनएसएस का मीनिंग पता होगा,
कुछ स्कूलों में तो ये कंपलसरी है। चलिए, ये दे रखा है कि ऑप्टेड, ये 32 ऑप्ट करी है इसके लिए, बिल्कुल ठीक है जी। हमसे कह रहा है वो ऑप्टेड फॉर, इफ 24 ऑप्टेड फॉर, बोथ वर्ड आते ही समझ में आ गया कि ये बात कर रहा है इंटरसेक्शन की। ये लीजिए भैया 24 आ गया, करेक्ट। कहता है इफ वन ऑफ दीज इज सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें निकालनी है और का मतलब हो जाएगा यूनियन, यूनियन यानी कि मुझे कुल मिला के यहां पे पी ए यूनियन बी है वो निकालना है। अगर मैंने इसका माना, मैंने ए को माना एनसीसी और बी को एनएसएस, तो ये तो इसके बराबर होता है। ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला क्या कहता है कि पी ए प्लस में पी बी, और यहां पे माइनस जो करना है ना वो करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलो सर ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 60 है ना, तो पी ए का मतलब 30 है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये इसकी वैल्यू बता रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60। डिवाइड बाई 60 क्यों किया? क्योंकि आज को आप ध्यान है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में फेवरेबल जो आउटकम है ना वो ऊपर आते थे, टोटल आउटकम नीचे आते थे। ठीक है जी, फिर ये देख लेते हैं, ये वाला 32 है प्लस में 32 डिवाइडेड बाई 60, कॉमन वाला कितना है 24 डिवाइड बाई 60। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, ये 62 में से अगर आप ये माइनस कर दोगे, 62 माइनस में 24 और नीचे 60 आ गया। लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 12 में से 4 गया, यहाँ पे आ जाएगा 8, 5 में से 38 बाई 60, और अगर और लोवेस्ट करोगे तो 19 बाई 30, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों करेक्ट हैं। बात बनी, ये मेरा फर्स्ट का आंसर है। अब स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनएसएस नोर, देखिए ये आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूं, ये कुल मिला के हमसे पूछना चाहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी, ए इंटरसेक्शन और बी ए कॉम्प्लीमेंट की, और आप सबको पता है ये वाली होती है 1 माइनस में पी ए यूनियन बी। ठीक है जी, और ए यूनियन बी आपको अभी थोड़ी देर पहले निकाला, यानी कि 1 माइनस में 19 बाई 30, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30 में से 19 जाएंगे तो 11 बाई 30। अगर आपका भी आंसर 11 बाई 30 आता है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, नोट एनसीसी और एनएसएस को लेना है, तो एनएसएस तो भैया 32 है, तो बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए की बात कर रहा है। बात समझ में है कुछ? तो b माइनस ए के तो b के तो 32 हैं, इस 32 में से मैं अगर कॉमन वाले माइनस कर देता हूं, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस कर देता हूं तो काम बन जाएगा। तो 32 डिवाइड बाई 60 जो है उसमें से 24 डिवाइड बाई 60 मैंने करा, तो यहां से मेरा आंसर 8 बाई 60 आया। 4 से कट करता हूं, 4 2 जा और 15 जा, तो इस केस में मेरा आंसर आ गया 2 बाई 15। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डन, होप सो। विद दिस आवर 21 क्वेश्चन इज ओवर एंड वीडियो इज ऑल्सो ओवर। थैंक यू वेरी मच।